हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर थर्ड है, इसकी जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट। इस बुक के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर रहे हैं और हिंदी में इस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और विमर्श। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सारे ही आपकी होल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं चैप्टर वाइज उन्हें कवर कर रहे हैं। यानी अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो आपको फिर बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरे ही बुक के या ये कहूँ सारे ही चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। एंड देखिए, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने आपके लिए सिलेबस की वीडियो बना दी है ताकि आपको पता चल जाए कोई कौन कौन से आपके जो चैप्टर हैं वो आ रहे हैं। एंड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी वीडियो 1 प्रोवाइड करवा दी है, वीडियो 2 भी प्रोवाइड करवा दी है। आज हमारी वीडियो थर्ड होने वाली है। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरी ही होल बुक के यानी पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। चलिए फिर लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानूनी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें कानूनी राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय आखिर होता क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है। चलिए आप किस तरह से लिखेंगे, इसमें पहले हम देखेंगे कानूनी न्याय, कि आखिर हमारा कानूनी न्याय क्या है। अगर अर्थ की बात करें तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को समान दर्जा और संरक्षण प्रदान करना ही हमारा कानूनी न्याय है। इसका मतलब है कानून के समक्ष या कानून के सामने हर व्यक्ति एक ही समान का न्याय रखता है, या हर व्यक्ति समान है, चाहे वो कोई हीरो हीरोइन या फिर कोई गरीब हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई बिल्डर हो, सभी लोग एक ही जैसे हैं, एक ही नज़र से देखे जाएंगे कानून की नज़र में, ठीक है। यही हमारा कानूनी न्याय कहलाता है। इसमें निष्पक्ष न्यायपालिका, समान कानून और विधि शासन की अवधारणा शामिल है। यानी निष्पक्ष न्यायपालिका होती है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, समान कानून होता है, विधि शासन होता है, और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो कानून के सामने समान होता है। किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ना हो सके। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में हम उसके जन्म के आधार पर, कि तुम्हारा जन्म गांव में हुआ है या शहर में हुआ है, किस जाति के हो, किस लिंग के हो, किस धर्म के हो, किसी भी आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो केवल विधि समानता पर्याप्त नहीं है, यदि सामाजिक आर्थिक असमानताएं गहरी हैं। यानी अगर सिर्फ जो सरकार है या फिर जो हमारी विधि हैं वो ही चाहते हैं कि हाँ भैया समानता आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी सामाजिक और आर्थिक जो असमानता हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए हमें सामाजिक और आर्थिक जो असमानता हैं उन्हें भी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गहरी हैं तो सरकार या फिर जो हमारी विधि हैं, कानून है, वो भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय से क्या अभिप्राय है, चलिए देख लेते हैं। इसका अर्थ देखेंगे सबसे पहले, सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी और अधिकार, यानी सभी नागरिक जो हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं और ये उनका अधिकार है। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार है, चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसके पास। नेक्स्ट बात करें तो राजनीतिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि शासन जन सहमति और सहभागिता पर आधारित हो। यानी कोई भी शासक जो है या शासन जो है वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकता, वो जो जन सहमति है उसी के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो व्यवहार में धनबल, जातिवाद और संसाधन की असमानता से राजनीतिक समानता प्रभावित होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति व्यवहार में धन बल है, यानी वो शक्तिशाली है पैसे से, जातिवाद है या फिर संसाधनों की असमानता है, तो राजनीतिक जो समानता है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, तो इसके अर्थ में आप लिखेंगे समाज में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव समाप्त करना ही हमारा सामाजिक न्याय है।
यानी समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, सोसाइटी में कोई भी हमारे साथ में हमारी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना करे, वही हमारा सामाजिक न्याय में आ जाता है। अगर इसके लक्ष्य की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो सामाजिक समरसता, समान अवसर और कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा करना ही हमारा जो सामाजिक न्याय है उसका एक तरह से लक्ष्य है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विशेष संबंध दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति सुधार से है, यानी जो हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य है इसमें जो सामाजिक न्याय का एक तरह से संबंध या फिर मोटिव कहें तो वो दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए है, ताकि उन्हें भी समाज में एक जैसी ये जो स्थिति है या एक जैसा जो सम्मान है वो प्राप्त हो सके। लेकिन हम अगर इसकी आलोचना की बात करें तो आलोचना में आप लिखेंगे केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं, सामाजिक मानसिकता और सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि देखिए अगर सरकार ही चाहे कि कानूनी उपायों से ही सारी चीज़ें हो जाएं तो ऐसा नहीं है। जब तक हमारी सामाजिक मानसिकता, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होंगी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होगा हिंदू धर्म में सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और बहुत ज़्यादा सही माना जाता था। बट क्या ये चीज़ सही है कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो जो लेडी है उसको भी जला दिया जाए? गलत बात है। तो ये जो है ये एक तरह से हमारे सामाजिक परिवर्तन या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से ही चेंजेस हो सकते हैं। तो सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो हमारी मानसिकता है, हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजों से भी हमारे समाज में परिवर्तन आ सकता है। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें कि आर्थिक न्याय किस तरह से, तो अर्थ देखेंगे सभी व्यक्तियों को जीवन यापन, संसाधन और अवसरों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी सभी व्यक्ति को इतना मिले कि वो जीवन यापन यानी अपनी जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है उसे बिता सकें और सभी संसाधनों में उन्हें समान वितरण मिल सके। यही हमारा आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे इसमें आय और संपत्ति का समान वितरण, श्रमिकों के अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शामिल है। यानी जो भी हमारी आय होगी, सैलरी होगी और संपत्ति होगी उसमें समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को तुम ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। हैं सेम ही पोस्ट पे पर किसी को ज़्यादा पैसे हैं, किसी को कम पैसे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और श्रमिकों के अधिकार हो गया, न्यूनतम जीवन स्तर की जो आय की गारंटी है वो इसी के अंतर आ जाता है। अगर हम भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय को विशेष महत्व देते हैं, यानी जो हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्थिक न्याय को विशेष महत्व और विशेष बनाते हैं या फिर ये कहें उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आलोचना की बात करें तो आलोचना में आप लिखेंगे पूर्ण आर्थिक समानता अव्यावहारिक है, किंतु अत्यधिक असमानता लोकतंत्र और सामाजिक स्थिति के लिए खतरा है। यानी अगर हम ये कहें कि पूरी तरीके से समानता हो जाए, आर्थिक समानता हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर ज़्यादा ही असमानता बढ़ गई तो वो लोकतंत्र के लिए भी एक तरह से खतरा है। तो इसीलिए बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलकर न्याय की समग्र अवधारणा को बनाते हैं। न्याय केवल कानून का विषय नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करता है। यानी जो हमारा कानून है, न्याय है, वो सिर्फ हमारी बुक्स या फिर जो कानून है उसके लिए ही ज़रूरी नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा कानून है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ये सभी जो न्याय है ये इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे भारतीय संविधान ने इन सभी आयामों को अपनाकर लोकतंत्र को एक न्यायपूर्ण और समावेशी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा भारत है, हमारा जो लोकतंत्र है वो न्यायपूर्ण और समावेशी बन गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिकार और दायित्व एक दूसरे के पूरक हैं, विवेचना कीजिए। यानी जो हमारे अधिकार होते हैं और जो हमारे दायित्व होते हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से? अगर अधिकार और दायित्व की बात करिए तो देखिए जो भी हमारे पास राइट्स होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, वो हमारे अधिकार होते हैं। बट हमें उसके बदले में क्या करना चाहिए वो हमारे दायित्व होते हैं। ठीक है, किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे कि हमारा जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है कि हम किसी के भी सामने या बोलने की स्वतंत्रता जो है वो हमारा अधिकार है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये हमारा दायित्व है। ठीक है, ये इस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं। अगर दायित्व नहीं होंगे तो अधिकार सही से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दायित्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले हम देखेंगे अधिकार का अर्थ। क्या आखिर अधिकार का अर्थ आप किस तरह से लिख सकते हैं? अधिकार वह
वैध दावे हैं जिन्हें व्यक्ति समाज में राज्य से करता है ताकि वह स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। यानी देखिए, ऐसे दावे जो व्यक्ति करता है किससे, राज्य से, ताकि वो सम्मानजनक जीवन अपना व्यतीत कर सके समाज में, जैसे कि जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सभी क्या है, ये हमारे अधिकार आ जाते हैं। और अगर हम दायित्वों का अर्थ जाने कि आखिर दायित्व क्या होते हैं, तो दायित्व के अर्थ में आप लिखेंगे, दायित्व से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान और राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती हैं। यानी हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ राज्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, जैसे कि कानून का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, कर चुकाना, ये सभी क्या है, दायित्व हैं। हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सभी हमारे दायित्व में आ जाते हैं। और अधिकार और दायित्व का परस्पर संबंध की बात करें कि ये दोनों किस तरह से संबंधित हैं, अधिकार और दायित्व, तो इसमें आप लिखेंगे परस्पर पूरकता। किस तरह से परस्पर पूरकता है इसमें, अधिकार तभी सार्थक है जब व्यक्ति अपने दायित्व का पालन करे। यानी अधिकार तभी हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व को माने। जैसे यदि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं तो हमारा दायित्व है कि दुरुपयोग कर दूसरों की गरिमा को ठेस ना पहुंचाएं। यानी देखो, हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को हम गाली देंगे या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे या फिर उसके फ्यूचर या पास्ट के बारे में कुछ भी बोल दें, तो हम दूसरे व्यक्ति की जो गरिमा है उसे ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास बोलने का तो अधिकार है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी बोल जाएं। तो कुछ भी ना बोलें, ये एक तरह से हमारा दायित्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सामाजिक संतुलन। किस तरह से सामाजिक संतुलन, इसमें आप लिखेंगे, यदि लोग केवल अधिकारों की मांग करें और दायित्व ना निभाएं तो समाज में अराजकता फैल सकती है। किस तरह से, अगर मैं ये कहूँ मुझे अधिकार है बोलने का, बट मैं अपना दायित्व न निभाऊं और आपको कुछ भी बोल जाऊं, तो क्या समाज में अराजकता नहीं होगी? भाई, आप तो मुझसे आगे लड़ने लगोगे कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो ही है कि हमें अधिकारों के साथ साथ जो हमारे दायित्व हैं वो भी निभाने चाहिए। दायित्व अधिकारों के प्रयोग को संतुलित करते हैं। यानी दायित्व ही ऐसे हैं जो अधिकारों के जो प्रयोग है उसे संतुलित करने का कार्य करते हैं। अगर दायित्व नहीं होंगे तो अधिकारों का प्रयोग कोई भी उल्टा सीधा कर लेगा, जिसकी वजह से अराजकता है वो फैल सकती है समाज में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण। किस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है, जो कि हमारा अनुच्छेद 51A है। इसका उद्देश्य यही है कि अधिकारों और दायित्व के साथ साथ चले। यानी देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, साथ में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, जो कि हमारे एक तरह से दायित्व हैं, जो हमें ये बताते हैं कि अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। किस तरह से उदारवादी विचार अधिकारों पर जोर देते हैं, परंतु वह भी मानते हैं कि अधिकार दूसरों के अधिकारों से सम्मिलित होते हैं। यानी ये अधिकारों पर जोर देते हैं, लेकिन अधिकार भी दूसरों के अधिकारों से सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम किसी के भी अधिकार का हनन नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा है कि सच्चा अधिकार तभी सुनिश्चित है जब वह कर्तव्य के रूप में निभाया जाए। यानी सच्चा अधिकार जब ही हो सकता है जब हम उसे कर्तव्य के रूप में निभाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, अधिकार और दायित्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे अधिकार हैं और दायित्व हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और अवसर देते हैं, जबकि दायित्व उन्हें न्याय संगत और जिम्मेदारी बनाते हैं। यानी अधिकार अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अवसर दे रहे हैं, तो जो दायित्व हैं वो उन्हें न्याय संगत और जिम्मेदारी बनाते हैं। यदि अधिकारों का सम्मान करना है तो दायित्वों का पालन आवश्यक है। अगर हम अधिकारों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें सही से यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें दायित्वों का पालन करना ही होगा। अतः अधिकार और दायित्व अवसर में एक दूसरे के पूरक हैं, और हम कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य सही से नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय अधिकार क्या होते हैं? समकालीन विश्व में मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता तथा सांस्कृतिक सापेक्षता के विवाद का वर्णन कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है मानव अधिकार आखिर होते क्या हैं, और समकालीन विश्व में जो मानव अधिकार हैं इसकी सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के जो विवाद है उस पर आपको वर्णन करना है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो मानव अधिकार और उनकी सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक सापेक्षता किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मानव अधिकार का अर्थ क्या, आखिर मानव अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे।
पहले हम मानव अधिकारों का अर्थ ही देखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे मानव अधिकार वह बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे अधिकार जो सिर्फ मानव होने की वजह से हमें प्राप्त हों, वो हमारे मानव अधिकार होते हैं। जिसमें जीवन का अधिकार, यानी हमारा जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, अभिव्यक्ति, शिक्षा और सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। यानी जो हमारा जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, गरिमा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, ये सारे अधिकार जो हैं वो हमारे सिर्फ मानव होने के आधार पर ही हमें मिले गए हैं। इनकी मान्यता 1948 की संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में की गई थी। यानी इनकी जो मान्यता है वो 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसी में इसको अपना लिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव अधिकार की सार्वभौमिकता किस तरह से जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता है, इसमें हम देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में आप लिखेंगे मानव अधिकार सभी मनुष्य के लिए समान और सार्वभौमिक हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या संस्कृति कुछ भी हो। यानी देखिए सभी मनुष्य के लिए या सभी मानव के लिए मानव अधिकार एक तरह से इम्पोर्टेंट है, सार्वभौमिक है, चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति, नस्ल कुछ भी क्यों ना हो, संस्कृति कुछ भी हो। क्योंकि देखिए फर्स्ट ये हमारा ये है जीवन जीने का अधिकार। क्या अगर कोई मुस्लिम धर्म का है तो उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? क्या अगर कोई लड़की है क्या उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? क्या अगर किसी की कास्ट जो है वो पंडित है, यानी जाति जो है वो पंडित है, उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? बेशक होगा, क्योंकि सभी ये जो अधिकार हैं उन्हें सिर्फ मानव होने के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। अगर हम तर्क की बात करें तो मानव गरिमा सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। ठीक है, इन्हें हम सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब इसमें लिखेंगे वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून ने अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी है। यानी हम इन्हें सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त कह सकते हैं, क्योंकि वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उन्होंने इन्हें सार्वभौमिकता दे दी है। आप इसमें लिखेंगे दमन और शोषण से रक्षा के लिए यह जरूरी है कि अधिकार सभी पर समान रूप से लागू हों। यानी दमन और शोषण से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिकार जो हैं वो समान रूप से सभी पर लागू हों। अगर समान रूप से लागू नहीं होंगे सभी पर तो कोई भी किसी का दमन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक सापेक्षता। किस तरह से जो सांस्कृतिक सापेक्षता है इसको देख लेते हैं। अगर सिद्धांत की बात करें तो मानव अधिकारों को अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार जो हैं वो अलग अलग संस्कृति के अलग अलग माने जा सकते हैं। जो अधिकार पश्चिम में सामान्य हैं वह हर समाज में समान रूप से लागू नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है जो पश्चिम की सिचुएशन है वो हर जगह की सिचुएशन हो और हर जगह सेम ही जैसे कानून लागू हो सकें। अगर तर्क देखें तो तर्क में आप लिखेंगे हर संस्कृति की अपनी परंपरा, मूल्य और सामाजिक संरचना होती है। ये सामाजिक संरचना पाई जाती है, तो इसीलिए जो हमारे ये कानून है वो अलग अलग हो सकते हैं। पश्चिमी मानकों को थोपना सांस्कृतिक साम्राज्यवादी माना जा सकता है, अगर हम पश्चिम की जो संस्कृति है उसी को थोपना चाहें तो। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो एशियाई मूल्य बहस, जिसमें सामूहिकता और परिवार को व्यक्ति से ऊपर माना जाता है। यानी इसमें जो व्यक्ति है उसे सामूहिकता, बहस इन सभी से ऊपर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विवाद का सार। अगर हम विवाद के सार की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे सार्वभौमिकता समर्थक करता है कि बिना सार्वभौमिक मानकों को दमनकारी शासन मानव अधिकारों का उल्लंघन उचित ठहरा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सांस्कृतिक सापेक्षतावादी मानते हैं कि पश्चिमी मानकों को सब पर थोपने से सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्णय का अधिकार नष्ट हो सकता है। यानी अगर हम पश्चिम की ही चीज़ों को, संस्कृति को सब पर थोपेंगे तो जो हमारा आत्मनिर्णय है, आत्मनिर्णय का अधिकार है और जो अन्य संस्कृतियाँ हैं उन वो सभी जो हैं वो नष्ट हो सकती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि मानव अधिकारों की बुनियादी सिद्धांत सार्वभौमिक है, किंतु उनकी अभिव्यक्ति सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी इनकी जो बुनियादी सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, लेकिन इनकी जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मानव अधिकार सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित है। किस तरह से ये अभी हमने देखा, लेकिन उनकी व्याख्या और
क्रियान्वयन सांस्कृतिक सापेक्षता को ध्यान में रखकर ही संभव होती है। अतः आज का दृष्टिकोण संतुलित है। मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, पर उनका अनुप्रयास सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए। यानी देखिए, वो आज तो संतुलित है, लेकिन जो मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक होने चाहिए। इनका जो अनुप्रयोग है वो सांस्कृतिक संदर्भ में अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं एंड आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आप उन्हें देख पाएँ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, या अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। एंड उसके बाद में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको ये नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ भी आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।